स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक के बारे में आप काफ़ी हद तक जानते हैं बिकॉज यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक्स इन द अर्लियर जूनियर क्लासेस। सो इस टॉपिक को एक नए अंदाज में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से अंदाजा है इस बात का कि ये टॉपिक जो है ये किस तरह से मूव करता है। दिस टॉपिक मूव्स फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। मतलब इसको अगर मैं प्रॉपरली करूं तो ये एक्चुअली क्या बनेगा, सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंपलेस्ट जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पर है और वहां से हम इसको जो है वो कैसे कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ कैसे आती है। या इससे एक और एंगल से कहा जा सकता है कि इसमें एक और क्वेश्चन हमारा आंसर हो सकता है और वो कौन सा है, वो है कि एट विच लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ ओरिजिनेटेड। एक और ये बड़ा अच्छा जो है वो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन सकता है कि किस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पर लाइफ की ओरिजिनेशन हुई थी। मतलब इस टॉपिक में हम ये वाली चीजें जो हैं वो देख सकते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, हमने जैसे कहा ना लाइफ कॉम्प्लेक्स है, तो कितनी कॉम्प्लेक्स है एक तो हमें इसमें पता लगेगा, ठीक है, हाउ मच कॉम्प्लेक्स। एक और चीज जो हमें इसमें आंसर होगी वो ये होगी कि हाउ मच इट इज कॉम्प्लेक्स। तो ये एक और चीज हमें जो है वो इस वाले आर्टिकल में आंसर होगी। फिर उसके अलावा इसमें इसी में हमें ये अंदाजा होगा कि व्हाट लेवल्स मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड लाइफ। किन लेवल्स को हमें लाइफ को कंसिडर नहीं करना और कौन से लेवल पे जाके हमने लाइफ को कंसिडर करना है। इसको आप आमतौर पर किस रूल के तहत पढ़ते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि इस फिनोमिना को आप आमतौर पर इस रूल के तहत पढ़ते हैं और वो क्या है कि लाइफ को सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन इसको एक और अंदाज में भी पढ़ा जाता है हायर बुक्स में। अगर आप देखते हैं, हायर बुक्स से मेरी मुराद जो बायोलॉजी की हायर बुक्स हैं उसमें अगर आप देखते हैं तो बायोलॉजी की हायर बुक्स में आपको ये टॉपिक एक और अंदाज से मिलता है और वो क्या है, वो कहलाता है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म रिडक्शनिज्म से क्या मुराद है? रिडक्शनिज्म से मुराद ये है कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स टुवर्ड्स सिंपलेस्ट। मोस्ट रिडक्शनिज्म से मुराद ये है कि इसमें हम पढ़ा करते हैं कि लाइफ को या इस अर्थ पे मौजूद जितनी लाइफ है या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम मोस्ट कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट की तरफ कैसे ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल ये है कि मैं इसको ये वाले पेज पे यहाँ ले आते हैं ताकि हम सही तरीके से पढ़ सकें। एग्जाम्पल ये है कि आप सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ कैसे जाते थे। एटॉमिक लेवल से स्टार्ट करते थे, ठीक है, आपको अगर 9th क्लास का याद हो, और हम किस तरफ को मूव करते थे, हम बायोस्फीयर की तरफ मूव करते थे। ऐसे ही था, सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम ऐसे पढ़ा करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पढ़ते हैं रिडक्शनिज्म में। रिडक्शनिज्म में क्या होता है, रिडक्शनिज्म में हम देखते हैं कि हम बायोस्फीयर से किसकी तरफ मूव करते हैं, एटॉमिक लेवल की तरफ मूव करते हैं। तो इस टॉपिक को दोनों अंदाज में पढ़ा जा सकता है। सिर्फ शर्त क्या है कि हमारी समझ में क्या आना चाहिए, हमारी समझ में ये चीज आनी चाहिए कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो किन किन लेवल से गुजर के जो है वो लाइफ बनी। यानी हमारे ये क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। देखें, हमारा एक क्वेश्चन ये आंसर होनी चाहिए कि लाइफ किस लेवल पर ओरिजिनेट हुई और ये कितनी कॉम्प्लेक्स है। पहला क्वेश्चन ये आंसर होना चाहिए इस टॉपिक में। दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक में ये आंसर होना चाहिए कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनको लाइफ कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए, जिनको हम लाइफ कंसीडर कर लेते हैं लेकिन वो लाइफ नहीं है। वो लाइफ बनाते तो हैं लेकिन वो लाइफ नहीं है। जैसे एक ईंट है, ईंट घर नहीं है। काफी ज्यादा ईंटें मिला के आप क्या बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, लेकिन आप उस ईंट को घर नहीं कहते। बिल्कुल इसी तरीके से जो सेल है, लाइफ वो है, उसको बनाने वाली चीजें लाइफ में कंट्रीब्यूट तो जरूर कर रही हैं बट वो लाइफ कंसिडर नहीं होंगी, ठीक है। सो ये इस टॉपिक का जो है वो आगाज है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से पता है कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट जो है वो किसी भी जो है वो किसी भी चीज की प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। जैसे डायमंड है, डायमंड जो है वो खालिस किस पर मुश्तमिल है? कार्बन पर, कार्बन है, ठीक है। कोल है, वो कार्बन पर मुश्तमिल है। तो उस वो खालिस क्यों है? क्योंकि उसके अंदर किसी भी और चीज की मिलावट नहीं है, ठीक है। तो जो चीज खालिस होती है उसके अंदर जितने एटम होते हैं वो उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायमंड के अंदर अगर सारे कार्बन मौजूद हैं और कोई एटम मौजूद नहीं है, सारे कार्बन है, तो वो हर कार्बन जो है वो अपने उस डायमंड का एलिमेंट है। तो एलिमेंट जो है वो क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनीथिंग, सिंपलेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म। तो अब जरा आइए, अब हम जो है वो एलिमेंट के बारे में कहते हैं कि एलिमेंट डिफरेंट एटम से बने होते हैं। याद रखिए कि जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं आपके आपने जो पढ़ा हुआ है, टोटल एलिमेंट्स हैं 92। हम एलिमेंट्स की डिटेल में डिस्कशन में नहीं जा रहे, ना ही हम एलिमेंट्स को जो है वो आर्ग्यूमेंट्स के जरिए कुछ और साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक्चुअली ये देखना चाह रहे हैं हमने क्या रूल बनाया हुआ है इस यूनिवर्स में। हमारा एक रूल है कि एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलकर डिफरेंट चीजें बनी है, ठीक है। जैसे लाइफ के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है जी बच्चे? लाइफ के लिए सबसे जरूरी चीज कौन सी है जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर भी बहुत से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। सेल। जी बेटा? सेल। नहीं, मैं मॉलिक्यूल का पूछ रहा हूँ, कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके बगैर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती? प्रोटीन्स। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप सब कुछ साइड पर कर दें। जब तक जहां से लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, जब तक आप उसकी बात नहीं करेंगे तब तक सारी लाइफ बेकार है, तब तक सारी लाइफ फजूल है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है, उसके बाद बाकी एलिमेंट्स आते हैं, बाकी एलिमेंट सारे उसके बाद आएंगे, ठीक है। सो आप देख लेते हैं कि एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट। अब इसमें आप क्या कहते हैं? इसमें आपके पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये एटम्स है, एलिमेंट्स के एटम्स है। टोटल एलिमेंट्स आप कितने काउंट किया करते हैं? टोटल एलिमेंट्स आपके जो नेचुरली अकरिंग है, मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ जो लेंथनाइड, एक्टिनाइड और वो जो दूसरे आर्टिफिशियल हैं वो नहीं, जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल हैं। अब उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप क्या नाम देते हैं? जिनको आप देते हैं बायो एलिमेंट्स का नाम। अब ये बात जो है ये आपको अच्छे तरीके से रियलाइज हो गई थी, मैंने ब्रांचेस पढ़ाते हुए आपको ये बात बताई थी कि जिस चीज के साथ बायो का वर्ड आ गया इसका मतलब है वो चीज किससे रिलेट कर रही है? लाइफ से। तो बायो एलिमेंट्स का मतलब है हर वो एसेंशियल एलिमेंट जो लाइफ के लिए अल्टीमेट इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो वो टोटल हैं, वो टोटल एलिमेंट्स हैं 16 आउट ऑफ 92 टोटल ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं इस अर्थ के ऊपर जो कि लाइफ के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं। लाइफ में ये एलिमेंट्स होना लाजमी है। कम ज्यादा हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया में ये जो आप लोगों को सामने ग्राफ दिया हुआ है इन्होंने, ये ग्राफ इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन, ठीक है, ये बैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स मैं आपको बताने लगा हूं ये वो एलिमेंट्स हैं जो किसी ना किसी प्रोपोर्शन में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं और जरूरी होते हैं, ठीक है। बायो एलिमेंट्स में भी 2 तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। एक कहलाते हैं मेजर, एक होते हैं मेजर। मेजर कौन से होते हैं? जो 6 आउट ऑफ 16 है। 6 आउट ऑफ 16 से क्या मुराद है? 6 आउट ऑफ 16 से मुराद ये है कि जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं, बात सिर्फ उनकी हो रही है, जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं, बाकी 92 को तो छोड़ देना, वो तो हमने यहीं पे अलग कर दिए। बाकी 92 हमने यहीं पर अलग कर दिए कि भाई वो जो 92 थे उनमें से आप कितने सेपरेट कर दें। आई थिंक जब आप 92 में से 16 निकालेंगे तो ये पीछे रह जाएगा 76, ठीक है, 76। तो पीछे जो है वो टोटल रह जाएंगे 76। उन 76 की आप बात छोड़ दें, उनको आपने अलग कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या है, जब आपने उनको अलग कर दिया है 76 को, तो अब पीछे रह गए 16। अब आपने आगे उनकी बात करनी है, बाकियों की बात नहीं करनी। तो इन 16 में से यानी इन 16 में से जो सबसे मेजर हैं,
जो सबसे ज्यादा, अच्छा मेजर से क्या मुराद है वो भी देख लेते हैं। मेजर से मुराद है रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स, जो लार्ज प्रोपोर्शन और लार्ज अमाउंट्स में हम जरूरी होते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, वो कहलाएंगे मेजर। और वो कितने हैं? वो 16 है। इसको थोड़ा सा नीचे ले आए, इसको हम यहाँ से कान से पकड़ के नीचे ले आते हैं, चले, ठीक है। सो ये सही है। सो अब आप देखिए कि मेजर मेजर जो रिक्वायर्ड है लार्ज अमाउंट में वो 6 हैं। और उसके बाद जो माइक्रो हैं, जो माइनर है या माइक्रो हैं, वो कितने रह गए? 10 आउट ऑफ 16। 10 आउट ऑफ 16 ऐसे हैं जो चाहिए हैं, नो डाउट आपको चाहिए हैं, लेकिन कम अमाउंट्स में चाहिए। तो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हमारी बुक क्या कहती है इसके हवाले से। देख लीजिए, हमारी बुक ये कहती है कि ये हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस, इनके जो हैं वो इन एलिमेंट्स के हमारे पास टोटल बने हुए हैं ग्राफ। ये टोटल एलिमेंट, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स है इनका ग्राफ बना हुआ है आपके सामने, और ये सारे के सारे जो हैं वो मैक्रो एलिमेंट्स हैं, वो वाले एलिमेंट्स हैं जो कि ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड हैं। इसमें सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड जो है वो ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है ह्यूमन के लिए, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन मौजूद है और वाटर नहीं है, फिर तो लाइफ ही नहीं है ना। लेकिन ह्यूमन में एटॉमिक लेवल पे सबसे ज्यादा क्या मौजूद होता है? ऑक्सीजन। अगर एटॉमिक लेवल की बात की जाए, एलिमेंटल लेवल की बात की जाए, यहां आप एटम की मॉलिक्यूल की इंपॉर्टेंस की बात नहीं कर रहे, यहां आप एटम की बात कर रहे हैं कि एटम कितनी प्रोपोर्शन में मौजूद है। तो एटम जो है वो बीइंग एन एटम, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मौजूद है, ठीक है। तो 65% ऑक्सीजन है, और कार्बन जो है वो 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। याद रखिए ये किसकी बात हुई थी? ये वाटर क्या है? एटम है, मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल है। तो वो बात हो रही है कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां बात हो रही है कौन से एलिमेंट का एटम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन जो है इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। आप इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, इंपॉर्टेंस की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड कौन सा है, सबसे ज्यादा मौजूद कौन सा है लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन में, तो वो ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए बाकी इनकी प्रोपोर्शंस बताई हुई है। तो उसके बाद ये एक सेट ऑफ एलिमेंट्स, ये जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें जब आप देखते हैं तो आपको समझ आती है एक बात कि बाकी ये टोटल पता कितना बनता है? ये टोटल बनता है 99%। ये टोटल 99%, टोटल 99% के बाद जो बाकी 1% है, यानी ये देखें अदर्स बायो एलिमेंट, यहां से लिखा हुआ है अदर्स बायो एलिमेंट्स इंक्लूड अबाउट 1%, तकरीबन 1% ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। और वो कौन कौन से हैं वो आपके सामने हैं। पोटेशियम कितना रिक्वायर्ड है? सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन, ये सारे कुछ ट्रेस भी हैं, मतलब उनकी परसेंटेज काउंट नहीं की जा सकती, लेकिन वो भी जरूरी है। तो लेकिन ये है कि ये वो 16 हैं, ये वो 16 हैं जो कि बायो एलिमेंट्स हैं। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन से की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अब हमने अभी क्या आगाज किया है? हमने भी आगाज किया है कि एलिमेंट्स के कौन से एटम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस की, ये आपने किसकी बात कर ली? चलिए मैं इसको एक और एंगल से बात करता हूं। ये आपने बात कर ली है कि यहां मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, अमंग दोज एलिमेंट्स देयर आर 16 स्पेशल एलिमेंट्स रिलेटेड टू लाइफ। अभी आपने सिर्फ ये बात की है कि पूरी यूनिवर्स में से कितनी चीजें लाइफ को बना रही हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। आपने कहा कि पूरी यूनिवर्स, पूरी अर्थ जो है उसमें नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 92 हैं, तो उनमें से कितना हिस्सा लाइफ बना रहा है, कितना हिस्सा लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तो अलग बात है, बाकी तो जितनी नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें बाकी एटम्स मौजूद हैं, बाकी एलिमेंट्स मौजूद हैं, कितना हिस्सा जो है वो बना रहा है लाइफ, तो वो आपके सामने है। टोटल 16 एलिमेंट्स हैं जो कि लाइफ के लिए जरूरी है। उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ नीचे इन्होंने बात की, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की है, देखें
द फैक्ट दैट द 16 केमिकल एलिमेंट्स अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, तमाम ऑर्गेनिज्म में ये 16 कॉमन है। मैंने आपको कहा ना कि परसेंटेज डिपेंड कर सकती है, किसी में किसी की परसेंटेज ज्यादा है, किसी में किसी की परसेंटेज ज्यादा है। यहाँ इन्होंने किसकी बताई है? ह्यूमन बीइंग की बताई है यहाँ इन्होंने, ठीक है। लेकिन तमाम ऑर्गेनिज्म में ये वाले एलिमेंट्स शामिल हैं। एंड द फैक्ट दैट देयर प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम दोज इन नॉन लिविंग वर्ल्ड, इन सब की, ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसको समझना जरूरी है। ये जितने एलिमेंट्स अभी आपने पढ़े हैं, इन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी अर्थ पे जितने एलिमेंट्स हैं उनसे डिफरेंट है। और इन एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टीज हैं जो लाइफ के लिए जरूरी है। मतलब इनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। आप जिंक को भी रिप्लेस नहीं कर सकते कि जिंक की जगह कोई और चीज यूज कर लो। मतलब इन एलिमेंट्स में कुछ ऐसी खास बात है जो यही एलिमेंट्स 92 में से सिर्फ यही एलिमेंट्स है जिन्होंने लाइफ की फॉर्मेशन की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इनको लाइफ के लिए स्पेशल बनाती हैं। shows that bioelements have special properties which make them particularly appropriate। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ गया है। वो कहता है कि बायोएलिमेंट्स में कुछ ऐसी खास बात है जो कि उनको क्या बनाता है? पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट बनाता है कि उससे लाइफ बने। बाकी लाइफ में क्यों नहीं शामिल? बाकी लाइफ में इसलिए नहीं शामिल क्योंकि उनके अंदर वो वाली प्रॉपर्टीज नहीं है जिससे लाइफ को सपोर्ट मिल सकती है। इसका मतलब है ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो खास तौर पर इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो लाइफ के लिए जरूरी है। आपके सामने है, दो एलिमेंट्स ऐसे हैं इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बगैर कहीं गुजारा नहीं है। कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं वैसे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं? 3 है ऐसे। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। वेल डन, शाबाश, बहुत जबरदस्त। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये 3 हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, आप पहली चीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहला मॉलिक्यूल कौन सा याद आता है आपको? वाटर। वाटर। दूसरा कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो वो मॉलिक्यूल टूट फूट जाए और इंसान डेड हो जाए? अब बताइए। अच्छा चलिए मैं आपको ये भी, नो 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 नो, ऑक्सीजन जो है वो तो वाटर का ही पार्ट हो गया ना, मॉलिक्यूल है। तो वाटर में क्योंकि एटम मौजूद है लिहाजा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और वाटर में क्योंकि, तो नाइट्रोजन कहाँ ऐसी जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही है? जी कोई और ट्राई करेगा? ये पढ़ा हुआ पहले कभी? ये कहाँ पढ़ा है आपने? ये डीएनए में मोर्साइटिक मॉडल। जी 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 बिल्कुल। एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, और ये जो दरमियान के बॉन्ड्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। बेटा आप माइक बंद कर दें। ये दरमियान के बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अब समझिए बात को। मैं जा रहा हूँ बेटा, माइक ऑफ, माइक ना ऑन हो जी। सो ये जितने भी एटम्स हैं इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वो फ्लोरीन है, लेकिन फ्लोरीन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस कदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कि वो लाइफ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। अब आपको समझ आएगी बात कि एडेनिन और थायमीन, इनके दरमियान में एक्चुअली कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है हाइड्रोजन से, क्योंकि ये नाइट्रोजिनस बेसिस होती है ना, आप लोगों ने पढ़ी हुई है। एडेनिन भी नाइट्रोजनस बेस है, थायमीन भी, ग्वानिन भी, साइटोसिन भी नाइट्रोजिनस बेसिस है। तो इनके दरमियान में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। अब अगर नाइट्रोजन की जगह आप फ्लोरीन लगा देंगे तो फिर भी ठीक नहीं है। आप नाइट्रोजन की जगह कोई और लगा दे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता हो, फिर भी ठीक नहीं है। इसलिए ये वाले एटम्स मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं लाइफ की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सो अब आइए इस टेबल की तरफ, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बच्चे ये जो टेबल है ना आपको जो गिवन है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको। ये जो टेबल है ये आपको यहाँ से लेकर और नीचे आते हैं यहाँ तक, एटॉमिक लेवल तक, बल्कि और नीचे भी, हाँ, सब एटॉमिक लेवल तक। ये जो टेबल आपको गिवन है, इस टेबल में से डेफिनेशंस आती हैं, डेफिनेशंस आया करती हैं बोर्ड में। और जो बात समझने की है वो ये है कि आप लोगों के इस आर्टिकल में इन दो चीजों की डेफिनेशन मौजूद नहीं है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी नहीं है, बायोस्फीयर की डेफिनेशन भी नहीं है, जो आगे हम आर्टिकल पढ़ने लगे।
लेकिन ये टेबल उसी से रिलेटेड है। लिहाजा अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, ये सारी की सारी डेफिनेशंस जो हैं ये आपने यहाँ से लाजिमन देखनी है। फिर एक और बात मैं आपको अपनी पिछली बात का रेफरेंस दूं, मैंने आपको बताया था रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या है कि हायर कॉम्प्लेक्सिटी से लोअर की तरफ आना। तो देख लीजिए, अगर आप इस टेबल में ऐसे मूव करेंगे तो ये रिडक्शनिज्म है, और अगर आप टेबल में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ आप जा रहे हैं, सिंपलर लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो आप दोनों अंदाज से पढ़ सकते हैं किसको, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को आप दोनों अंदाज से पढ़ सकते हैं। जी, तो देख लेते हैं। पहला लेवल है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ही जो है वो इजी चीज है। आप आमतौर पे क्या पढ़ा करते हैं, आप कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो है वो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का साइन मैं पी डाल रहा हूँ, मुझे प्रोटॉन का साइन नहीं याद आ रहा, और न्यूट्रॉन, इन तीनों की कंपोजिशन जो है वो मिलके एक एटम बनाती है। ठीक है, इसी तरीके से आप कहते हैं कि इनकी जैसे जैसे इनकी तादाद वेरी करती है वैसे वैसे एलिमेंट चेंज होते जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इनकी तादाद जैसे जैसे चेंज होती जाएगी, एटम की प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जी बेटा, हाइड्रोजन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? एक। उसमें जो है वो हाइड्रोजन में क्या नहीं होता, ये मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा असल में। इन तीनों में से हाइड्रोजन में कोई एक चीज नहीं होती। न्यूट्रॉन सर। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन इटसेल्फ एक प्रोटॉन है। हाँ, यस हाइड्रोजन सर। को हाइड्रोजन को प्रोटॉन कहा जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये कंफर्म कर लीजिएगा वैसे केमिस्ट्री के टीचर से, मुझे एग्जैक्टली असल में याद नहीं आ रहा। जो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन है ये क्या बना रहे हैं, इट इज हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपलेस्ट एटम। लेकिन जैसे जैसे आपके पास चेंज होता जाता है, फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन, तो उनका जो चार्ज है वो कैंसिल होता रहता है, और वो 7 एटम की उसमें प्रोटॉन आते रहते हैं। आपको पता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे प्रोटॉन बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको ये भी पता है कि एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक मैस। मैस चेंज हो जाए तो आइसोटोप बन जाते हैं, नंबर चेंज हो जाए तो एटम चेंज हो जाता है। इस तरह से भी आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो समझने की बात है यहाँ पर वो ये है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इनकी चेंजिंग से एटम भी चेंज हो जाएगा। लाइफ यहां से शुरू हो रही है, सॉरी, लाइफ की चेंजिंग यहां से शुरू हो रही है, लाइफ अभी नहीं स्टार्ट होगी। कोई गैस करेगा लाइफ कहां से स्टार्ट होगी, कौन सा लेवल होगा जहां से लाइफ स्टार्ट होगी? सेल से। जी, जब तक सेल लेवल अप्रोच नहीं हो जाएगा लाइफ नहीं स्टार्ट हो सकती, लाइफ का आगाज नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आपको उससे पहले ये वाले जो लेवल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कंपोजिशन ऑफ लाइफ पढ़ने होंगे। ये लाइफ नहीं पढ़ रहे इस वक्त आप। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से आपको क्या समझ आ रहा है? आपको ये समझ आ रहा है कि लाइफ में जब भी आप लाइफ के मसाले में कुछ ऐड करते हैं लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, लाइफ में स्पाइस क्रिएट हो जाता है, मिर्चें आ जाती हैं, लाइफ स्पाइसी हो जाती है। उसके अंदर जो है वो आप फलां चीज ऐड करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज और होंगी, आप मजीद चीजें ऐड कर देंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज और हो जाएंगी, कम कर देंगे तो प्रॉपर्टीज और हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से सब एटॉमिक लेवल पे जो भी चेंजिंग आएगा वो इन प्रॉपर्टीज को चेंज करता जाएगा। तो एटॉमिक लेवल पे आपको पता है कि फर्स्ट 20 जो हैं वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वो जितने भी कहाँ तक जाते हैं वो कार्बन, सोडियम तक जाते हैं, पोटेशियम तक जाते हैं, कैल्शियम तो जी कैल्शियम तक। तो ये ये जो 20 हैं, इन 20 में आप बेसिकली क्या कह रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनकी वेरिएशन की वजह से एटम्स चेंज हो रहे हैं। इसी तरीके से हमने अभी क्या कहा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटॉमिक पार्टिकल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो एटम्स जब आप कंबाइन करेंगे, हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन के एटम को कंबाइन किया तो फिर जो इंपॉर्टेंट तरीन मॉलिक्यूल बना वो था वाटर। आपने ऑक्सीजन के 2 एटम्स को कंबाइन किया तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बना विच वाज ऑक्सीजन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सिंपलर, जो लेस कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो एक जस्ट लाइक
किसी खाने का जो है वो मसाला होता है, जस्ट लाइक उसकी तरह आप मिक्स करते जाएंगे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स में छोटी छोटी चीजें मिलके प्रॉपर्टीज को चेंज कर रही हैं। एटॉमिक पार्टिकल्स जो है, जैसे ही एटम बन जाएगा तो एटम जो है, अब जब एटम के अंदर दो एटम आपने ऐड किए तो कुछ और बन गया। अच्छा, इसी तरह एक और चीज आपको बताता हूँ, आप हाइड्रोजन प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन तीनों को मिलाते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, तो इससे क्या बनते हैं, इससे मैं आपको बना देता हूं। इससे बनता है जनाब C6H12, जी मेरे लिखने से पहले बता दें, O ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज। C6H12O6 यानी ग्लूकोज। अब ये क्या हुआ इसमें, और चले एक और आपका जो है वो मैं वो कहता हूँ कि चलें, एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं लैक्टिक एसिड, जानते होंगे ना आप लैक्टिक एसिड, तो जो कि मसल सोरनेस कॉज कर रहा है, ठीक है, वो आपने पढ़ा हुआ। C3H4O3 ये उसका फॉर्मूला है। अब ये ग्लूकोज है, ये है लैक्टिक एसिड। आपने कौन से एटम्स मिलाए थे, इसमें भी वही तीन है, इसमें भी वही तीन है। चेंज क्या हुआ है, प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जिस चीज की प्रोपोर्शन चेंज करते जाएंगे प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। अब आइए असल बात के ऊपर, आप जब एटॉमिक लेवल पर जाते हैं तो एटम्स कंबाइन टू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटम्स दो तरह के मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, एक को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दूसरे को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब माइक्रो और मैक्रो में फर्क क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, जब हम ह्यूमन का या किसी जब बाजार जाते हैं या किसी तरह इस तरह हम कहीं भी जाते हैं, तो हम वेट का यूनिट क्या रखते हैं आमतौर पे, किलो। हाँ, किलोग्राम। हमारे जो वेट के यूनिट होते हैं आमतौर पर वो होते हैं ग्राम होता है, ठीक है, किलोग्राम होता है, मिलीग्राम भी होता है, मतलब ग्राम दरमियान का यूनिट है, किलोग्राम बड़ा, मिलीग्राम छोटा, ठीक है। अब माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल, इनमें असल फर्क क्या है, इनमें एक तो फर्क है एग्जांपल्स का, ठीक है, एग्जांपल्स का फर्क है, लेकिन उसके साथ साथ माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल में फर्क क्या है। देखिए, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट, ये किसमें मेजर किया जाता है, ये मेजर किया जाता है डाल्टन्स में, ठीक है। तो जितने मॉलिक्यूल लेस देन 10,000 डाल्टन होंगे, जितने मॉलिक्यूल लेस देन 10,000 डाल्टन होंगे, वो मॉलिक्यूल माइक्रो कहलाएंगे। मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर मैस का, जैसे हमारे मैस का वेट ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम में आता है, मॉलिक्यूलर मैस का यूनिट जो है वो होता है डाल्टन। तो 10,000 डाल्टन से ऊपर जो हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, 10,000 डाल्टन से नीचे जो हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अब आइए इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में देख लें, ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन, एटीपी, फिर इसी तरीके से और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स देख लें। हाँ, इंसुलिन भी इसी में आता है, हालांकि इंसुलिन खासा बड़ा मॉलिक्यूल है लेकिन वो 10,000 डाल्टन से कम है। फिर इसी तरीके से और भी देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है लाइफ में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप देख लीजिए कि ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी असल बात क्या है, 10,000 डाल्टन से वेट इनका कम होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए मैक्रो मॉलिक्यूल। अब आपको पता लग चुका है कि वो तमाम के तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो वेट होना चाहिए वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। नहीं सॉरी, मैं उल्टे साइन लगा गया, इधर ये आना चाहिए था और इधर ये आना चाहिए, ठीक है। 10,000 डाल्टन जो है वो पहले ठीक लगाए थे जी हाँ, पहले ये फिर ये। अच्छा जी, जितने भी मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 डाल्टन जो है उससे ज्यादा होगा, वो कहलाएगा मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। एग्जांपल ले आते हैं इसकी। जी,
एग्जाम्पल में जनाब स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, तो इसी तरीके से वो आ जाएगा इसमें प्रोटीन, मीट, जो मीट हम खाते हैं आमतौर पर वो मैक्रोमोलिक्यूल ही होते हैं, मसल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप जो है वो एक मिनट ठहरिएगा गुजरेज, फिर इसी तरीके से आप इसमें लेकर आते हैं कुछ फैट्स जो बड़ी हैं, फॉर ऑब्वियसली प्रोटीन 10,000 डाल्टन से छोटी होगी तो वो शामिल होगी माइक्रो में, वही प्रोटीन जब 10,000 से बड़ी हो जाएगी तो वो मैक्रो में शामिल होगी, ठीक है। इसी तरीके से इसमें ग्लाइकोजन आते हैं, ठीक है, इसमें जो है वो आप शामिल कर लेते हैं स्टेरॉइड्स वगैरह अगर इसमें आ रहे हैं। फिर इसी तरीके से डीएनए, हाँ बिल्कुल याद आया मुझे एकदम, डीएनए, आरएनए, उनका अगर 10,000 डाल्टन से ज्यादा वेट है तो वो ऑब्वियसली इसमें आएंगे। जी अब आइए जुरेज आपका क्वेश्चन। सर हीमोग्लोबिन माइक्रोमोलिक्यूल होगा या मैक्रो? हीमोग्लोबिन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है बेटा, हीमोग्लोबिन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और वो मैक्रो में आएगा। आपके जो सेकंड चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन में 576 या 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं, मैं अगर सही वो भूल नहीं रहा, 574। या प्रोटीन वाला जो आर्टिकल है ना आपका ये इसमें सेकंड चैप्टर में, उसमें आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर जहां लिखा हुआ है ना प्रोटीन का, वहां इसके अमाइनो एसिड की तादाद लिखी हुई है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। सो अब देखिए कि 574 अमाइनो एसिड 10,000 डाल्टन से ऊपर ले जाते हैं वेट को, तो ऐसी सूरत में आप उसको मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। सो लेकिन वही जो हीमोग्लोबिन भी ब्लड में है वो 10,000 डाल्टन से ऊपर है, वो मैक्रो है। लेकिन वहीं पर इंसुलिन भी है, लेकिन इंसुलिन के टोटल अमाइनो एसिड आप ही की बुक में लिखे हुए हैं 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं इंसुलिन के, ठीक है, थोड़े से अमाइनो एसिड्स हैं। इसका मतलब है इसका वेट 10,000 से ऊपर नहीं जा रहा। तो उसी ब्लड में एक प्रोटीन मैक्रो है, उसी ब्लड में नेचर भी क्या है, प्रोटीन ही है, लेकिन वो माइक्रो शुमार होगा, ठीक है। तो ये है जो मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट है। और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपको पता है, अब आपको ये बात ये अंदाजा हो गया कि एटम्स अगर मिलकर, अब यहां पर जो है वो आखिरी बात मैं लिखता हूं, टाइम हमारे पास कम है, एटम्स अगर मिलकर जो है वो कंपोजिशन किसकी कर रहे हैं, एटम्स में अगर कंपोजिशन हो रही है 10,000 डाल्टन की या उससे कम की, ठीक है, तो वो आप माइक्रो में ले आएंगे। लेकिन वही सेम एटम अगर इस प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं कि वो जो 10,000 डाल्टन है उससे ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है, तो फिर वही किस में आ जाता है, मैक्रो में। इसका साफ साफ क्या मतलब है कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसका एक मतलब तो ये होगा कि मॉलिक्यूल इज बिगर देन एटम, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि जैसे जैसे एटम ऐड होते जाएंगे मॉलिक्यूल्स में कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी। तो ये लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ना मैं एक थीम बताया करता हूँ बच्चों को। थीम ये होता है कि स्मॉलर थिंग्स कंबाइन to form the larger thing and the proportion of smaller objects defines the complexity। जितनी ज्यादा प्रोपोर्शन होगी कॉम्प्लेक्स उतना ही होगा, और जितनी कम प्रोपोर्शन होगी उतना ही लेस कॉम्प्लेक्स होगा कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो जो है वो आपको पता लग चुका है, ठीक हो गया। अब हमारे पास 4 मिनट है, चले मेरे ख्याल आज के लिए काफी है। फिलहाल कल का जो है वो रूल एक डिफाइन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ना है ऑर्गेनेली लेवल, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि मॉलिक्यूलर लेवल जो है मॉलिक्यूल इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, ये हमारे ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। और इसमें मैंने आपको एक ऑर्गेनेल की एग्जांपल दी थी, जी कोई बताएगा जिसकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन आपको पता हो, पहले दिन या दूसरे दिन की बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जी मैंने आपको उस वक्त बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके मॉलिक्यूल्स आपको पता हैं कौन से हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। और अगर आप सिर्फ यूकैरियोट की बात करें, क्योंकि प्रोकैरियोट में ये नहीं होता, अगर आप सिर्फ यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ने मिलकर, छोटे बड़े, छोटे छोटे नहीं कहना चाहिए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्या बना देने हैं, ऑर्गेनेल्स बना देने हैं। और ऑर्गेनेल की असल डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्गेनेल की असल डेफिनेशन होती है द फंक्शनल पार्ट ऑफ अ सेल
enclosed in a membrane। किसी भी सेल का वो ऐसा फंक्शनल पार्ट जो किसी मेम्ब्रेन में बंद हो उसको आप कहते हैं ऑर्गेनेल, ठीक है। और वो किससे बनता है? मॉलिक्यूल्स की प्रोपोर्शन से बनता है। ठीक हो गया। अब यहां तक काफी है, इसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे सेल। जी बच्चे, यहां तक कोई क्वेश्चन?